नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपसे बातें करने वाले हैं एक फेमस नॉवलिस्ट और इंडियन नॉवलिस्ट हैं। और जब हम नाम लेते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तो अनटचेबिलिटी वर्ड आते ही मेरे माइंड में जो एक नॉवलिस्ट का नाम आता है दोस्तों, निश्चित तौर पर प्रत्येक लिटरेचर लवर्स को वो नाम जुबान पर होगा कि वो आखिर कौन है ऐसे राइटर जिनको सुपरस्टार बनाया हो। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 होगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। इससे पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर और इसके बाद हमने एक और राइटर को डिस्कस किया है। जल्दी से आप बताइए कि कौन सा राइटर है ऑफलाइन वाले विद्यार्थी। और आज हम लोग एक नए ऑथर्स को पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं कि जो हमारा राइटर है आज के मुल्कराज आनंद, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनको इंटरनेशनली जिस चीज के लिए वेल नोन है, फेमस है, तो यह एक नन फॉर नॉवेलिस्ट। और दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल पर कोई नेशनल राइटर्स नहीं है, इनको दुनिया लेवल पे इनको ख्याति मिली है, ठीक है। एंड आर्ट क्रिटिक, ठीक है, नॉवलिस्ट के साथ ही साथ एक आर्ट क्रिटिक भी है। क्रिटिक आपको मैंने डिस्कस किया है कि क्रिटिक आलोचक होता है जो अच्छा को अच्छा कहे और जहां पर मिस्टेक्स हो, इविल्स हो, उसको क्रिटिसाइज करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बैक हिस्ट्री को जान लेते हैं। ये मुल्कराज आनंद का जन्म कहां पर हुआ, कैसे हुआ, तो इनका बर्थ की हम लोग बात करेंगे। बॉर्न, तो इनका दोस्तों जन्म हुआ है उस समय जब हमारा देश में बंटवारा नहीं हुआ था, तब 12 दिसंबर, ठीक है, जैसा कि यार आपको लिखा हुआ है 12 दिसंबर 1905 पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है 12 दिसंबर 1905। और अगर हम डाइट की बात कर ले, कौन सा ईयर है जिसने जिस ईयर में मुल्कराज आनंद ने दुनिया को अलविदा कहा, तो दोस्तों वो ईयर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2004, और वो डेट था 28 सितंबर 2004। पुणे महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल जहांगीर हॉस्पिटल में इनका 28 सितंबर 2004 को दुनिया को अलविदा कहा, अपनी अंतिम सांसें लिया पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल में। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी बैक बातें हो गई। आइए अब हम लोग लिटरेरी बातें करेंगे। तो जहां तक बात होती है राइटिंग की, कैरियर की, तो मुल्कराज आनंद ने अपनी कैरियर की शुरुआत जो की थी दोस्तों, इस कैरियर की उन्होंने जो शुरुआत की है एज अ राइटर, तो हम कह सकते हैं बिगन हिज कैरियर एज अ राइटर। अपनी जिंदगी की शुरुआत वो राइटर से किए हुए थे और काफी इंपॉर्टेंट हमको रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आगे हमको जानने को मिलेगा। और ये जो राइटर्स की जब वो शुरुआत किए थे, तो शुरुआत भी है, जो शुरुआत हुई है वो है फिक्शन से हुई थी, कहानियां, फिक्शन कहानियां लिखे, ठीक है। और ये कहां से शुरुआत हुई थी, तो ये महात्मा गांधी से स्वभाव जुड़े हुए थे, रिलेटेड थे। और उन्हीं की आश्रम, जल्दी से नाम बताइए सारे लोगों को, जीके जीएस में पता होगा, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम और गांधी, महात्मा गांधी, शॉर्ट में लिख देता हूं, चलिए पूरा लिख देते हैं, महात्मा गांधी, वहीं से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। और यही वह जगह था दोस्तों जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट नॉवेल को उन्होंने ड्राफ्ट किया था। फर्स्ट ड्राफ्टेड हिज नॉवेल, और वह नॉवेल ऐसी नॉवेल थी जिस नॉवेल ने इनको इमॉर्टल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वो नॉवेल कोई और नहीं, वो नॉवेल थी अनटचेबल।
हम दोस्तों इस नोवेल पर खास आपसे बातें करेंगे, कहानी की बैक स्टोरी भी जानेंगे, शॉर्ट समरी क्या है इसमें, और भी हम जानेंगे। देखा जाए तो दोस्तों इनकी लेखनी शुरुआत तो हुई साबरमती आश्रम से, जहां पर उन्होंने फर्स्ट नोवेल को ड्राफ्टेड किया जिसका नाम है अनटचेबल, और उन्होंने पीछे मुड़कर उन्होंने तो कभी नहीं देखा दोस्तों, और एक के बाद उन्होंने 40 मोर देन 40 बुक्स को उन्होंने लिख डाला। ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। और जब भाई इतना कोई मेहनत करता है जी, और मेहनत करने वाले को हमारे हरवंश राय बच्चन की वो कविता मेहनत कोशिश करने वालों की कभी रात नहीं होती, पर भाई इन्होंने इतना मेहनत किया है तो अवार्ड्स कैसे नहीं मिले। तो हम नोटेबल्स अवार्ड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। नोटेबल अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स इनके खाते में आए, तो वो अवार्ड्स भी साहित्य लिटरेचर के फील्ड में बड़ा अवार्ड हमें देखने को मिलता है, वो है साहित्य अकादमी अवार्ड, और वो ईयर था 1971। एक और मैं बैक की बातें बताता हूँ। हम जब आपको पढ़ रहे थे तो एक राइटर थे, फिर से मैं नाम हिडन रखूंगा, और उनको 1960 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं और क्लोज हिंट्स देता हूं दोस्तों, जिस बुक के लिए उनको अवार्ड दिया गया था वो बुक 1958 में पब्लिश्ड हुई थी। तो जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वो कौन से इंडियन लिटरेचर के वो राइटर है जिनको 1960 में अवार्ड दिया गया था। आइए हम बातें करते हैं मुल्कराज आनंद को। तो मुल्कराज आनंद को साहित्य एकेडमी, ठीक है, आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग, साहित्य एकेडमी से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, एकेडमी साहित्य एकेडमी अवार्ड, और वो था ईयर दोस्तों 1971। इसके बाद भी इनको और भी अवार्ड्स दिए गए, जिसमें जो बड़ा नाम है पद्म भूषण का, पद्म भूषण, और यह अवार्ड उनको दिया गया था ईयर 1967 में। और भी इनको कई सारे अवार्ड्स देखने को हमें मिले हैं। उन अवार्ड्स में हमको जो नाम दिखाई देता है इंटरनेशनल पीस प्राइज, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और वह ईयर है दोस्तों 1953 का। चलिए ये चीजें हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और भी हम यदि बात कर ले जाए, मुल्कराज आनंद की राइटिंग की एक दोस्तों खासियत ये थी कि हमेशा सोशल बैकग्राउंड को उठाया करते थे। उनका जो सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे सोसाइटी में जो इविल्स हैं, जिस तरह से आपने इविल्स अनटचेबल को देख रहे हैं, और ऐसे ही इविल्स करप्शंस जो हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट थे उन पर बातें किया करते थे। और इनकी लेखनी में इनोवेटिवनेस, अनोवेंसन, एक खोजी लगता था, कुछ नयापन करने की जज्बात होती है। तो हम कह सकते हैं ये जाने जाते थे किसके लिए, नन फॉर हिज इनोवेटिवनेस, बिल्कुल नई चीजों के लिए इनोवेटिव, खोजी दिमाग, एंड ओरिजिनलिटी, और हकीकत को भी दोस्तों अपनी नॉवेल्स में वो जगह दिया करते थे, ओरिजिनलिटी, ठीक है दोस्तों, ऑफ हिज नॉवेल। चलिए आगे तो नन है, फिर देता हूं, ये नॉवेल में इनकी ये दो चीजें जरूर देखनी होती है, हकीकत जमीनी। और दोस्तों हम बात कर ले इन सारे के अतिरिक्त में कुछ सम इंपॉर्टेंट वर्क्स में हम देखें मुल्कराज आनंद को, तो देखते हैं जो और इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों, उसमें जो बड़ा नाम दिखाई देगा कुलिच को हम नहीं भूल सकते हैं, COLLIS कुलिच, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगा। अगला वर्ष की हम बात कर लेंगे। इसके अतिरिक्त तो भाई द अनटचेबल तो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है, अनटचेबल। और भी वर्क की बात हम करें दोस्तों, और इंपॉर्टेंट वर्क में तो द लिप्स ऑफ बर्ड, टू लिप्स ऑफ बर्ड काफी फेमस है इनका, टू लिप्स ऑफ बर्ड, ठीक है, कुलिच याद रखेंगे, अनटचेबल, टू लिप्स ऑफ बर्ड। और भी हम वर्क्स आपको बताने वाले हैं, जैसे लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, और इनके वर्क में हम देखेंगे
लिटिल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों जरूर ये वर्ड को आप नोट कर लोगे और काफी इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी को तो भूलना ही नहीं है आपको। बाय मुल्कराज आनंद। और भी वर्ड्स में हम लोग देखेंगे एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, अलग वर्ड में एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, ये भी मुल्कराज आनंद की फेमस वर्क रही है दोस्तों। और यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है, ये जो नॉवेल थी इसमें मुल्कराज आनंद ने महात्मा गांधी को उन्होंने क्या रिवील किया दोस्तों। और ये जो नॉवेल है इसमें महात्मा गांधी को उन्होंने रिवील किया है एज ए सेंट पॉलिटिशियन, एज ए सेंट पॉलिटिशियन में भी कैसा संत महात्मा, साधु महात्मा जिसको हम लोग कहते हैं। ये बातें इस बुक में दिखाई गई है कि गांधी बाबा जो है हमारे देश रत्न हम कह सकते हैं, फादर ऑफ द नेशन हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता, ये एक सेंट पॉलिटिशियन है, ये बुक रिवील करती है। तो कहीं ना कहीं कहानी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि ही इज एन इमीडिएट ह्यूमन बीइंग ऑफ द अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। एज एन इमीडिएट आपको पता है, दो इमीडिएटली क्विक, एज एन इमीडिएट ह्यूमन बीइंग ऑफ द अर्थ। चलिए दोस्तों, हर बार की बात है, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये और 2 3 4 5 और ये पॉइंट जल्दी से आप नोट करो, मैं इरेज करने वाला हूं। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे हम बातें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में हम लोग बातें करेंगे, इसमें सबसे पहले अनटचेबल की थोड़ी सी बातें हम लोग करना बिल्कुल उचित होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मुल्कराज आनंद को, और डिस्कस ना करें इनकी फेमस वर्क अनटचेबल को तो शायद वीडियो अधूरी नजर साबित होगी। तो ये जो नॉवेल थी दोस्तों 1935 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी। और ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका फर्स्ट नॉवेल था। मैंने बताया था कि महात्मा गांधी का जो आश्रम है साबरमती में, वहां पर उन्होंने ड्राफ्ट किया था। और ये कहानी कहां से इंस्पायर्ड हुई थी, तो कहानी इंस्पायर्ड हुई थी दोस्तों, इस कहानी में हमको देखने को मिलता है कि जो हीरो है, ठीक है, जब कहानी की इंस्पायरेशन, चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जब इनकी जो आंट थी, हिज आंट मुल्कराज आनंद की, तो यहां से इनकी जो आंट होती है एक मुस्लिम घर में किसी मुस्लिम औरत के साथ क्या कर लेती है, मिल कर लेती है, खाना खा लेती है। और वहीं से जब वो ऐसा करती है इनकी आंट, तो इनकी फैमिली ने, इनकी जो सोसाइटी होती है दोस्तों, when she had experienced eating meal in a Muslim family, तब उसके घर वाले उसको सबसे पहले तो आउटकास्ट कर देते हैं, कास्ट से निकाल देते हैं और उनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट करते हैं। यानी हम देख रहे हैं कहानी का प्लॉट तैयार हो रहा है, किस तरीका से हमारी सोसाइटी में छुआछूत की समस्याएं थी, कितने लोग जकड़ित थे, उनकी जो थॉट्स थी कितनी नैरो माइंडेड वाले लोग हुआ करते थे। भला कोई एक वीमेन, हिंदू वुमेन किसी मुस्लिम के आप उसके साथ लंच कर ले, खाना खा ले, भाई अब तुम हमारी जात से निकल जाओ। और इसी थीम को लेकर के जो थीम है अनटचेबिलिटी का, वो यही है इरेडिकेटिंग। इरेडिकेटिंग दोस्तों हमने सुना होगा, कहां पर वर्ड इरेडिकेशन हम लोग सुनते थे, जैसे पोलियो अभियान में इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, उन्मूलन, जड़ से मिटा देना। तो इस नॉवेल का थीम ही था इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं इसको हटना चाहिए। सोसाइटी में यदि हम ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने देश को एक नई मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे जो चैन्स हैं जो हमें बांध करके रखे हुए, हमारे माइंड को नैरो बना करके रखे हुए, इससे ऊपर उठना होगा।
कहानी में जो यंग स्लीपर होता है, झाड़ू लगाने वाला भाग, ठीक है, इसकी ही कैसे इसको दंश झेलना पड़ता था अनटचेबिलिटी की, जो कि एक बिल्कुल कह सकते हैं लोअर क्लास फैमिली का ये लड़का था। पानी भरने के लिए जब जाता है तो कैसे इसकी सिस्टर के साथ जो पंडित जी होते हैं उसके साथ बदसलूकी करते हैं। काफी स्ट्रगल ये स्टोरी रही है जिसका मकसद है कास्ट है। ये एक यंग स्लीपर है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से इस कहानी में इसी की लाइफ जर्नी को दिखाया गया है, क्या क्या परेशानी भाका ने झेला है अपनी लाइफ में। नॉट ओनली भाका बट इसकी सिस्टर भी इस जंग से क्या हुई थी, इससे वो झेल चुकी थी। तो ये कहानी सिर्फ इरेडिकेशंस पे है, जैसा कि टाइटल से ये स्पष्ट होता है। एक और वर्क है दोस्तों इनका, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। और ये वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस वर्क में मुल्कराज आनंद ने वीमेन्स कैरेक्टर को क्या किया है, वीमेन्स कैरेक्टर को प्रायोरिटी दी है दोस्तों, ठीक है। और द ओल्ड मैन एंड द काउ ये इनका वर्क है, जरूर याद रखेंगे, द ओल्ड मैन एंड द काउ, ठीक है दोस्तों। और ये भी कहानी काफी कुछ सिखा करके जाएगी कि ये जो कहानी है, कहानी की जो लीडिंग एक्ट्रेस है, जैसा मैंने कहा कि वीमेन, इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है कि वीमेन है, और ये सेंट्रल कैरेक्टर है गौरी। गौरी दोस्तों क्या होती है, ये अपने ही कह सकते हैं कि ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट एक व्यक्ति होता है, पंछी, पंछी और छोटा पिपलान, पिपलान पंछी और छोटा से ये क्या कर लेती है गौरी, पंछी और छोटा पिपलान से ये मैरी कर लेती है, शादी कर लेती है, ठीक है दोस्तों। जब ये शादी कर लेती है तो होता क्या है, शादी करने के बाद तो कुछ दिन तक ठीक चलता है, नहीं रहती है, लेकिन जब वह पुनः वापस बैक करती है अपनी नेटिव प्लेस को, अक्सर यही होता है लोग जनरली पार्टनर की शादी करते हैं तो जब तक तो ठीक है, पैसे आराम से जिंदगी चलते हैं, लेकिन जब वो वापस घर आते हैं तो पेरेंट्स वाले चाहे लड़की का हो काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये लड़की जब वापस आती है, रिटर्न करती है, तो कौन कौन से ये सफरिंग्स, क्या क्या इनको सफरिंग्स और पेन्स झेलना पड़ता है, यह नॉवेल इसी को ट्रेस करता है, इसी चीज को बताता है। कैसे जब वो लड़की गौरी वापस आती है तो इसकी जो मदर होती है, किसकी मदर, गौरी की जो माँ होती है, खुद इसको बेच डालती है सेठ के यहाँ। आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को किसी सेठ के यहाँ, और सेठ का नाम उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ पर्पस से इंपॉर्टेंट रहता है, जयराम दास, जयराम दास के यहाँ क्या कर देती है, वो उसको सोल्ड कर देती है। और कितना दर्द इसने झेला है आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन राइटर ने कहानी को अंत में काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है, और एट द एंड हमें देखने को क्या मिलता है, एट द एंड दोस्तों, एट एंड कि जो गौरी होती है वो एक सिंबल ऑफ न्यू वुमेनहुड, वो एक नारीवाद का संकेत के रूप में वो क्या करती है, इमर्ज करती है। कहानी के एंड में इमर्ज एज द सिंबल ऑफ न्यू वुमेनहुड, एक नारीवाद के रूप में क्या करती है, पॉइंट करती है, और कहानी में क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। कुल मिलाकर के द ओल्ड मैन एंड द काउ में ये कहानी में जो कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो बस द सफरिंग्स ऑफ द पेन्स फेस्ड बाय गौरी नोवेल में ही दिखाया जाता है। घर वापस आती है तो उसकी मां सेठ जयराम दास के यहाँ भेज देती है, और कहानी के एंड में उसको एक हीरो के जैसा रिप्रेजेंट किया गया है कि वाकई में वो एक हीरो है। दोस्तों अगले कहानी की हम बात करेंगे कुछ और, तो इनकी एक ट्रायोलॉजी काफी फेमस हुई है, और दोस्तों हम इस चीज को ना डिस्कस करें तो भी हमें लगता है कि कुछ कमी है। तो
मुल्कराज आनंद की एक ट्रायलॉजी है, और ट्रायलॉजी आपको पता है दोस्तों क्या होता है? ट्रायलॉजी दोस्तों क्या होता है? सेट ऑफ 3 बुक्स बाय द सेम ऑथर इन द सिमिलर जेनरा। किसी भी राइटर के द्वारा, सेम राइटर, ठीक है, 3 बुक्स जो लिखे जाते हैं एक ही जेनरा में, तो वह कलेक्शंस ऑफ 3 बुक्स, ग्रुप ऑफ 3 बुक्स इज कॉल्ड ट्रायलॉजी। तो ये ट्रायलॉजी इनकी फेमस हुई है, जिसमें जो पहला नाम है दोस्तों, नाम मैं बता रहा हूं, याद कर लेंगे, जिसमें है पहला द विलेज। विलेज ये बुक पब्लिश हुई थी 1939 में, ठीक है, जहां पर देखने को मिलेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत। अगला जो है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, across the black water, और ये जो नॉवेल है दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1940 में, जस्ट 1 ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द विलेज। और इस ट्रायलॉजी का जो अंतिम बुक है वो है बुक दोस्तों द सोर्ड एंड द सिकल। द सोर्ड SHORD सोर्ड एंड द सिकल। सिकल आप समझते हो, वो डिवाइस, सोर्ड आप समझते हो, यस। ये इनकी ट्रायलॉजी है। और हम यहां पर देखें दोस्तों तो जो विलेज है इनकी जो नॉवेल, इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है लल्लू। और लल्लू जो होता है एक पीजेंट होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक्चुअली ये अक्रॉस द ब्लैक लेवल का ये कैरेक्टर है। और जो हमारा द विलेज है इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों वो लाल सिंह है। लाल सिंह, ठीक है, लाल सिंह हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है किसका? द विलेज का, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक पुअर पीजेंट था पंजाब का, और अपने सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट जाकर के वो कोशिश करता है इन सारे एविल्स को समाज से हटाया जाए। तो लाल सिंह एक पुअर पीजेंट था दोस्तों, पीजेंट किसान, गरीब किसान, और कहाँ का? पंजाब का। ये बात याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने जो सोशल नॉर्म्स थे, ठीक है, जो नियम कानून थे, सोशल नॉर्म्स, इसके अगेंस्ट जाकर के इन्होंने इसके बारे में काफी चीजें बताया है, ठीक है। इसके अगेंस्ट जाकर के इसमें इन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में क्या हो, सुधार हो। और हम बात कर रहे थे क्रॉस द ब्लैक वाटर, तो इसका जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है वो लल्लू है। और ये लल्लू हमको आपको मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं ये भी वहीं पर है, स्ट्रगल ऑफ राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये जो हमारा लल्लू है दोस्तों, इसमें एक वैसे धकियानुसी सोसाइटी से कैसे ये जिंदगी में आगे राइज किया है, ऊपर उठा है, इसको क्रॉनिकल वे में यह नॉवेल एक्सप्लेन करता है लल्लू का कि कैसे वह सोसाइटी से वो आकर के ऊपर उठा है। ये नॉवेल में यही दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। और एक अगला है हमारा द सोर्ड एंड द सिकल। सोर्ड एंड सिकल की बात हम लोग कर ले जाए तो यह जो कहानी है दोस्तों, राइज ऑफ कम्युनिज्म, राइज ऑफ कम्युनिज्म, somehow पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इस कहानी की। कम्युनिस्ट का जन्म कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ, इस कहानी इस नॉवेल में यही इसका थीम है, राइज ऑफ कम्युनिज्म। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये जो टाइटल है दोस्तों, इनके एक दोस्त थे, एक राइटर थे, और वो भी एक ऑथर ही है, वो है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एक फेमस हमारे राइटर है, ब्रिटिश राइटर हैं। इनकी एक फेमस रचना है एनिमल फार्म्स, ठीक है दोस्तों। जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेल है एनिमल फार्म्स, और जॉर्ज ऑरवेल ने ही मुल्कराज आनंद को सजेस्ट किया था इस नॉवेल का टाइटल द सोर्ड एंड द सिकल। तो ये भी पॉइंट काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थीम ऑफ द नॉवेल राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। और एक वर्क हम आपको और बताएंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कुल्ली, जैसे हम आप नाम से समझ रहे होंगे,
कुल्ली दोस्तों ये एक 14 इयर्स यंग बॉय की कहानी है और उस यंग बॉय की का जो नाम है वो है नाम दोस्तों मुन्नो। और मुन्नो की कैसे दुर्दशा थी, हिज क्वाइट कंडीशन, कैसे गरीबी को वो झेल रहा था और वहां से उसकी जो परेशानी हुई, क्या क्या प्रॉब्लम झेले, इसको मैटर्स को लेकर के इस स्टोरी लिखी गई है। पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशंस, गरीबी और उत्पीड़न। और थीम की बात कर लें दोस्तों, ये जो हमारी नॉवेल है कुल्ली, जिस पर कमेंट्री की गई है, जिस पर लिखी गई है, तो वो है कास्ट सिस्टम। तो हमें देखने को मिला मुल्क राज आनंद काफी सोशल दिखाई दिए, जहां पर जिनका हर एक वर्ग में कई पर्पस थी, सोसाइटी में जो भी व्याप्त इनल से बुराइयां हैं उसको जड़ से खत्म कर देना। तो दोस्तों ऐसे राइटर को सत सत नमन। और हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हम बात इतना ही करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए इंडियन राइटर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।